हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हेमरॉइड्स। टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम हेमरॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हेमरॉइड्स होता क्या है? हेमरॉइड्स क्या होता है कि डायलेटेड वेरिकोस वेन ऑफ द एनल कैनाल। डायलेटेड वेरिकोस वेन एनल कैनाल, जो एनल कैनाल के अंदर जो वेरिकोस वेन होती है वो डायलेट हो जाती है। डायलेट होने की वजह से क्या होता है कि जो वेन्स है वो हेमरॉइड्स को क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे इसमें डायग्राम में बताया है आपको। ये जो डायग्राम है इसमें ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, जो वेन्स हैं, जो वेरिकोस वेन्स हैं, जो रेक्टल एरिया के अंदर है, एनल एरिया के अंदर, ये जो वेन्स दिखाई दे रही है ये क्या है, इसके अंदर इसका डायलेट हो गई है। क्या हो गई है? ये डायलेट हो गई है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? हम हेमरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमरॉइड्स। ठीक है, और देखो ये थ्री टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पे हेमरॉइड्स: इंटरनल, एक्सटर्नल और प्रोलैप्स्ड। ठीक है, तो इसमें आपका दिखाई दे रहा है, देखिए जो इंटरनल ऑर्गन्स जो वो सॉरी हेमरॉइड्स जो होता है इंटरनल, वो क्या है कि जो एनल स्फिंक्टर जो होता है, एनल स्फिंक्टर जो यहाँ पर एनल स्फिंक्टर जो पाया जाता है वो एनल स्फिंक्टर के एबव यानी ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है। जो इंटरनल हेमरॉइड्स होता है आपका फर्स्ट इंटरनल हेमरॉइड्स, वो आपका जो एनल स्फिंक्टर जो होता है उसके ऊपर क्या है, जुड़ा रहता है, लाई रहता है। ठीक है, उस कंडीशन को इंटरनल हेमरॉइड्स बोलते हैं। जैसे ये दिखाई आपको दे रहा है, इसमें आपको देखिए दोबारा दिखा देते हैं। ये जो है आपका क्या है, इंटरनल है, इंटरनल। नेक्स्ट, और इसको जब हम जब इसको इंस्पेक्ट किया जाता है या इसको जो चेक किया जाता है, इसका इंस्पेक्शन किया जाता है, तो इसको हम देख नहीं सकते, यानी ये दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जो एनल स्फिंक्टर होता है उसके ये क्या रहता है, इनसाइड रहता है, यानी अंदर की तरफ रहता है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता है। जब हम पेरिनियल एरिया का जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो ये दिखाई नहीं देता है। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। दूसरा कौन सा है? एक्सटर्नल। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये कौन सा है आपका? एक्सटर्नल है। ठीक है, ये एक्सटर्नल है। और एक्सटर्नल जो हेमरॉइड्स जो होते हैं वो एनल कैनाल, जो ये एनल कैनाल है इसके क्या हैं, जैसे ये एनल कैनाल है, इसके नीचे वाले जो रहता है उसको हम एक्सटर्नल होता है, और इसके ऊपर जो रहता है उसको हम इंटरनल बोलते हैं। ठीक है, एनल कैनाल के जो एनल स्फिंक्टर जो होता है उसके नीचे पाया जाने वाला तो है एक्सटर्नल, और उसके अंदर पाया जाने वाला इंटरनल। ठीक है, और जब पेरिनियल एरिया का इंस्पेक्शन करते हैं तो ये क्या रहता है, सीन रहता है, यानी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। थर्ड वन है आपका प्रोलैप्स्ड। कौन सा है आपका? थर्ड वन प्रोलैप्स। ठीक है, तो प्रोलैप्स्ड में क्या है, प्रोलैप्स्ड जो है वो इन्फ्लाम्ड हो सकते हैं और ये प्रोलैप्स हो जाते हैं, यानी ये सिकुड़ भी जाते हैं, जो कि जो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, वो दोनों क्या प्रोलैप्स हो जाते हैं। तो ये तीन इसके टाइप्स हो गए। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें आपका रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में आपका प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और स्टैंडिंग। प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, सबसे पहले आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत लंबे समय तक, मतलब उसका बैठने का काम जैसे बैठा रहता है, या कोई जैसे कोई लेक्चरर ले रहा है और 2-3 घंटे तक लगातार रेगुलरली, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेनिंग एंड डेफिकेशंस, स्टूल पास करते टाइम जब उसका स्ट्रेन का यूज करना, ज़्यादा अगर स्ट्रेनिंग होगी तो उससे क्या होता है कि जो वेरिकोस वेन जो होती है वो क्या होती है, वहां पर वो सिकुड़ जाती है, यानी उस पर प्रेशर पड़ता है और वहां पर वो डायलेट हो जाती है। ठीक है, ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी। ओबेस जो पर्सन होते हैं उनको ये हेमरॉइड्स के चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी के भी चांसेस रहते हैं, और मोस्टली प्रेगनेंसी में 2-3
ट्राइमेस्टर के साथ, ठीक है। कब रहता है? 2 से 3 ट्राइमेस्टर में ज्यादातर रहता है। दो सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में इसके ज्यादा चांसेज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं उनके अंदर जो ब्लड होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वहां पर वो ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो वेन्स होती हैं वो क्या डायलेट हो जाती हैं, और डायलेट की वजह से क्या होता है कि वहां पर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हेमरोइड्स का रूप ले लेती हैं, ठीक है। यानी वो इनकी डायलेट हो जाती है वेन्स, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हेमरोइड्स। क्लियर? रिस्क फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखिए, ये आपको यह इंटरनल हेमरॉइड्स है, ये आपका, ठीक है, ये इंटरनल हेमरॉइड्स है, ये एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है। अब इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग विद डेफिकेशंस, ठीक है। जब स्टूल पास किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है? ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है। कौन सी ब्लीडिंग होती है? ब्राइट रेड ब्लीडिंग। देखिए ब्राइट और रेड है, क्यों क्यों होती है ब्राइट रेड ब्लीडिंग? ये क्योंकि जो इसका कलर ब्राइट क्यों होता है? क्योंकि ये उसी टाइम ब्लीडिंग हुई होती है जब स्ट्रेनिंग प्रॉब्लम होती है, या पेशेंट जब स्टूल पास करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हेमरॉइड्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रप्चर हो जाते हैं। यानी जो ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पर, ये वो रप्चर हो जाती हैं, और उनसे वो क्या है? ब्लड निकलता है स्टूल के साथ, ठीक है। और उसका कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड ब्लीडिंग होता है स्टूल के साथ। फर्स्ट। सेकंड, रेक्टल पेन होता है, ठीक है। स्टूल पास करते हैं तो उस टाइम पर रेक्टल पेन होता है पेशेंट को। नेक्स्ट, रेक्टल इचिंग होती है, ठीक है। ये पेरिनियल एरिया है, इसके अंदर इचिंग होती है। तो आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में मोस्ट जो है आपका ये है ब्राइट रेड ब्लीडिंग विद डेफिकेशंस, ठीक है। स्टूल पास करते हैं तो स्टूल के साथ ब्राइट रेड ब्लीडिंग आता है। आपसे ये पूछा जा सकता है आगे एग्जाम के अंदर कि हेमरॉइड्स वाले पेशेंट को जो ब्लीडिंग होती है उसका कलर कैसा होता है, यानी वो ऑकल्ट ब्लड होता है या ब्राइट रेड ब्लड होता है या फ्रेश ब्लड होता है, जो भी, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम उस पेशेंट को सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं और प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सिग्मोइडोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी। तो जो सिग्मोइडोस्कोपी है वो हम उसका मतलब जो रेक्टम और एनस होती है उसका हम उसको चेक करते हैं कि जो हेमरॉइड्स हैं वो इंटरनल के हैं, कहाँ पर हैं, कैसे प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसके थ्रू करते हैं। और प्रोक्टोस्कोपी जो करते हैं, ये प्रोक्टोस है, देखिए यहाँ पर ये आपका पूरा देखिए, ये जो है ये प्रोक्टोस्कोप है, और इस ये प्रोक्टोस्कोप के थ्रू जो है हम उसको हेमरॉइड्स को चेक करते हैं, हेमरॉइड्स का इंस्पेक्शन किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि इस प्रोक्टोस्कोप को इस इधर की तरफ से, देखिए ये जो है इसको एनएस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करने के साथ इसको जो हेमरॉइड्स हैं उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? एग्जामिनेशन किया जाता है। इसको हम प्रोक्टोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? और जो प्रोक्टोस्कोप जब हम करते हैं इसकी जो पोजीशन देते हैं, चाहे वो सिग्मोइडोस्कोपी हो या प्रोक्टोस्कोपी हो, इसमें हम सिम्स पोजीशन देते हैं। सिम्स पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं? सिम्स पोजीशन देते हैं, जिसे हम लेफ्ट लेटरल भी कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन हम कब देते हैं? और जब प्रोक्टोस्कोपी करते हैं पेशेंट की, तब हम सिम्स पोजीशन या आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट आता है इसका इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में सबसे पहले जो हम पेशेंट को देते हैं, अप्लाई कोल्ड पैक्स टू द एंडल रेक्टल एरिया बाय सिट्ज बाथ, ठीक है। तो इंटरवेंशन में हम पेशेंट को कोल्ड पैक्स का यूज करते हैं और सिट्ज बाथ देते हैं। क्या देते हैं हम पेशेंट को? सिट्ज बाथ देते हैं, ठीक है। और ये सिट्ज बाथ देने के में क्या तरीका है, जो जैसे आपको डायग्राम में बताया गया है, एक ऐसा बकेट लेते हैं, ठीक है। ये बकेट हो गया, इसमें वाटर है, ठीक है, वाटर है, और प्लस इसके अंदर क्या है? ऑइंटमेंट है, ठीक है। जैसे हम ऑइंटमेंट में आपका बेंजोकेन हो सकता है, या आपका बिटाडीन भी हो सकता है,
ठीक है, इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है वाटर के अंदर, और इस तरह से जो पेरिनियल एरिया जो होता है या रेक्टल एनस एरिया जो होता है उसको उस पानी के अंदर क्या है डुबो दिया जाता है। यानी इस तरह सिटिंग पोजीशन में हम जो देते हैं कोल्ड पैक देते हैं किस कौन से एरिया में, एनल रेक्टल एरिया के अंदर, दैट इज द कॉल्ड सिड्ज बाथ। क्लियर। तो हम हेमरॉइड्स वाले पेशेंट को जो सबसे पहले जो इंटरवेंशन होता है वो आपका कोल्ड पैक टू द एनल रेक्टल एरिया बाय द सिड्ज बाथ। क्लियर। ठीक है। और इसमें हम डाइट क्यों क्या देते हैं, तो डाइट में हम पेशेंट को देते हैं हाई फाइबर एंड फ्रूट्स। ठीक है, हाई फाइबर्स डाइट देंगे और उसको बोलेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज किया जाए। ठीक है, फ्रूट्स का यूज किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि जो पेशेंट को हमें पेशेंट को किससे प्रिवेंट करना है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करना है। किससे प्रिवेंट करना है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करना है। जब कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट होगा पेशेंट तो उसको स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। किसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को तो उसको ब्लडिंग नहीं होगी। ठीक है, ब्लडिंग नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी और वो इजिली स्टूल पास कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें उसको हाई फाइबर डाइट देनी है और फ्रूट्स देना है। ठीक है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टूल सॉफ्टनर, और सॉरी ये सॉफ्टनेस नहीं है, सॉफ्टनर है। ठीक है, सॉफ्टनर SOFTERNER। ठीक है, ये हम उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे पेशेंट को स्टूल को सॉफ्ट करने वाले, जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो और इजीली वो स्टूल पास कर सके। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेडिकल इंटरवेंशन। तो सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होगा पेशेंट का, हेमरॉइड्स वाले पेशेंट के लिए हम सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले है आपका लाइगेशन विद लाइगेशन विद रबर बैंड्स। ठीक है, जो हेमरॉइड्स है उस इंटरनल हेमरॉइड्स को हम रबर बैंड के थ्रू क्या कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं डायग्राम में बता देता हूं, जैसे ये इंटरनल हेमरॉइड्स है। ठीक है, ये आपका इंटरनल हेमरॉइड्स है, तो हम इसको रबर बैंड के थ्रू क्या करेंगे, यहां से क्या कर देंगे, उसको बांध देते हैं। रबर बैंड से क्या कर देंगे, बांध देंगे। ठीक है, और जब ये रबर बैंड से बांध जाएगा तो यहाँ का जो इधर का एरिया है, ये बाहर जो बाहर है डायलेटेड एरिया है, वहां पर क्या होगा कि ब्लड सप्लाई कैसे हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है। और जब ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी, यानी नैरो हो जाएगा। और नैरो से क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। एक इंटरनल हेमरॉइड को क्या करेंगे, हम एक रबर बैंड के साथ लाइगेट कर देते हैं, यानी उसको हम बांध देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आया आपका सर्जिकल इंटरवेंशन में आपका स्क्लेरोथेरेपी। क्या करेंगे, पेशेंट को स्क्लेरोथेरेपी करेंगे। और स्क्लेरोथेरेपी का मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है उसको हम एक इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं। और इंजेक्शन होता है आपका साल्ट इंजेक्शन होता है। वो क्या होता है, साल्ट इंजेक्शन होता है। और उस इंजेक्शन को हम कहां पर लगाते हैं, जो वेरिकोस वेन जो होती है, वेरिकोस वेन जो होती है, ठीक है, उस वेन्स के अंदर लगाते हैं डायरेक्टली। और एक जो निडल होती है वो बहुत ही मतलब एक फाइन, मतलब एक वो होती है, पतली निडल होती है बहुत ही ज्यादा। और इसको ब्लड वेसल्स के अंदर जो वेरिकोस वेन्स होती है उसके अंदर डायरेक्टली लगा देते हैं, जहां पर उस वेन्स के अंदर, जैसे ये वेन्स है, यहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर ये लोकली क्या करती है, इरिटेशन करती है। क्या करती है, इरिटेशन करती है। और इस इरिटेशन की वजह से क्या होता है कि जो वेसल्स होती है वहां पर नैरो हो जाती है। वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाएगी। और नैरो होने की वजह से जो ब्लडिंग हो रही थी उस ब्लडिंग को क्या कर देती है, नैरो करने की वजह से वहां पर ब्लड स्टॉप हो जाता है, यानी क्लॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्क्लेरोथेरेपी है, जो कि जब ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जो सॉल्ट इंजेक्शन होता है। और उसको डायरेक्ट वेरिकोस वेन के अंदर लगाया जाता है। और वेरिकोस वेन के अंदर लगाने से वहां पर इरिटेशन होती है वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से वहां पर नैरोइंग होती है। और नैरो होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, यानी ब्लड जो ब्लीडिंग जो हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
क्रायो सर्जरी। नेक्स्ट क्या है? क्रायो सर्जरी। और क्रायो सर्जरी में क्या है कि इसमें एक फ्रीजिंग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फ्रीजिंग, यानी जो हेमरॉइड्स हैं उनको फ्रीज किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। ठीक है, जो हेमरॉइड्स हैं उनको फ्रीज किया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा मतलब उसको लो टेम्परेचर पर उसको क्या किया जाता है? फ्रीज किया जाता है, जिससे क्या होता है वहां पर जो ब्लड सप्लाई है उसको वहां पर स्टॉप किया जाता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई को स्टॉप किया जाता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? क्रायो सर्जरी की वजह से जो हेमरॉइड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हेमरेडक्टोमी, यानी जो ऑपरेशन के थ्रू हेमरॉइड्स को रिमूव कर देना। क्लियर? तो सर्जिकल इंटरवेंशन आप सबको समझ में आया। सबसे पहले करते हैं लाइगेशन विद रबर बैंड्स, सेकेंड स्क्लेरोथेरेपी, थर्ड वन क्रायो सर्जरी, फोर्थ वन आपका हेमरेडक्टोमी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर। हम ऑपरेशन हुआ पेशेंट का, यानी रिमूव कर दिया हेमरॉइड्स को, अब उसके पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर होगी वो क्या करेंगे वो। तो सबसे पहले पेशेंट को हम क्या करेंगे? प्रोन और साइड लाइन पोजिशन देंगे। तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? साइड लाइन पोजीशन या प्रोन पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। किसके प्रिवेंट करने के लिए? ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है फ्लूइड और हाई फाइबर डाइट को हम उसको इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए। किससे प्रिवेंट करने के लिए? कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए उसको हाई फाइबर डाइट देंगे और फ्लूइड का जो लेवल है उसको हम इंक्रीज करेंगे, जिससे उसका जो स्टूल है वो सॉफ्ट होगा और इजीली वो पास कर सकता है। नेक्स्ट सिट्ज बाथ देंगे 3 से 4 टाइम एक दिन में। एक दिन में 3 से 4 बार हम उसको सिट्ज बाथ देंगे, वो मैंने बता दिया किस तरह से देते हैं, डायग्राम में आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर हो गई। इसके नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। आपका हेमरॉइड्स क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि ये आपका जो है जो डायलेशन ऑफ द वेन्स, यानी जो वेन्स होती हैं उनका डायलेशन हो जाता है, उसको हम हेमरॉइड्स बोलते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और प्रोलैप्स्ड। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स में अगर कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग सिटिंग है, उस पर सिटिंग करता है या स्टैंडिंग रहता है, या स्ट्रेनिंग एट डेफिकेशंस है, ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी है, या पोर्टल हाइपरटेंशन है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो मोस्ट है आपका ब्राइट रेड विद डेफिकेशंस है, रेक्टल पेन है, रेक्टल इचिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे? सेगमेडोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी। ये प्रोक्टोस्कोपी का आपका डायग्राम है, अच्छे से देख लेना। इंटरवेंशन ये एम्स में डायग्राम पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने डायग्राम भी दे दिया है। इंटरवेंशन में अप्लाई कोल्ड पैक देंगे, उसको सिट्जवाज देंगे, ये इसका सिट्जवाज का डायग्राम हो गया। हाई फाइबर देंगे, हाई फाइबर देते हैं डाइट में, फ्लूइड डाइट में इंक्लूड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टूल सॉफ्टनर उसको एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन में लाइगेशन करेंगे रबर बैंड के थ्रू इंटरनल हेमरॉइड्स को, स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, क्रायो सर्जरी करते हैं, और रिमूवल ऑफ द हेमरॉइड्स। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव केयर में प्रोन पोजीशन देते हैं और हाई फाइबर फूड देंगे और सिट्ज बाथ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें हेमरॉइड्स के में जो जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं इसमें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ए क्लाइंट हैज a hemorrhagectomy. Which nursing intervention are appropriate for this client? Select all that apply. तो ये क्लाइंट है, एक पेशेंट है जिसको हेमरॉइड्स थे और उनको अब रिमूव कर दिया गया है। तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन है जो इस क्लाइंट के लिए एप्रोप्राइट रहेगा, या हम उसको कौन सा इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे, या उनसे हमको कैसे केयर करेंगे। ठीक है, अब जब हेमरेडक्टोमी होती है तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जो इतने भी हैं उसमें सेलेक्ट करना है सही जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडमिनिस्टर स्टूल सॉफ्टनर एज प्रिस्क्राइब्ड। हमने आपको बताया इंटरवेंशन में कि पेशेंट को हम स्टूल सॉफ्टनर प्रिस्क्राइब करेंगे। क्यों करेंगे? जो स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो और इजीली वो स्टूल को पास कर सके। तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू लिमिट फ्लूइड इनटेक टू अवॉइड यूरिनरी
रिटेंशन। ठीक है, तो पेशेंट हम हमारे इंटरवेंशन में मैंने क्या बताया आपको कि फ्लूइड इनटेक को क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीज करना है, ना कि हमें क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। लिमिट नहीं करना है, क्या करना है हमें, अवॉइड कर सॉरी इंक्रीज करना है, लिमिट में नहीं करना है। अगर हम उसका फ्लूइड इनटेक लिमिट करेंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या उसको क्रिएट होगी, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसका जो हेमरॉइड्स हैं, तो स्टूल जब वो पास करेगा तो वहां से ब्लीडिंग ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए ये कैसा हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट, एनकरेज ए हाई फाइबर डाइट। और हमारा आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ा है कि आपको हाई फाइबर डाइट पेशेंट को हमें देनी है, इंस्ट्रक्ट करना है कि ज्यादा से ज्यादा उसको हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड की जाए। तो ये राइट हो गया। नेक्स्ट है अप्लाई कोल्ड पैक टू द रेक्टल एरिया। ठीक है, तो जो हमने बताया था कि सीट से बाद देते हैं, कोल्ड पैक उसको हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आपका सही हो गया। नेक्स्ट है आपका ए हेल्प द क्लाइंट टू ए फाउलर पोजीशन टू प्लेस प्रेशर द रेक्टल एरिया एंड डिक्रीज ब्लीडिंग। ठीक है, इसमें है कि एक पेशेंट को हमें फाउलर पोजीशन देना है और रेक्टल एरिया और ब्लीडिंग को डिक्रीज करने के लिए, प्रेशर जो रेक्टल एरिया है उस पर प्रेशर को क्रिएट करने के लिए और ब्लीडिंग एरिया को डिक्रीज करने के लिए हम इसको फाउलर पोजीशन देंगे। देखिए, अगर हम उसको हाई फाउलर पोजीशन देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फाउलर पोजीशन देंगे तो उससे क्या होगा कि पेरिनियल एरिया जो है, पेरिनियल एरिया जो है उस पर क्या बनेगा, प्रेशर, और प्रेशर पड़ेगा तो वहां पर जो ब्लीडिंग जो ब्लड सप्लाई है यानी वेरिकोस वेन के अंदर वो क्या होगी, और हैवी हो जाएगी, यानी उस पर प्रेशर पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो डायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कभी भी पेशेंट को फाउलर पोजीशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमने कौन कौन से सही किए थे आपका, एक तो फर्स्ट किया था, दूसरा हमने सी किया था, और तीसरा हमने डी किया था। ठीक है, ए सी डी ये हमारा राइट आंसर थे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है, देखिए ए सी डी, हमने भी ए सी डी बताया था, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, सिट्जबाथ रेफर्स टू, सिट्जबाथ हैता क्या है, मैंने बताया था आपको सिट्जबाथ होता क्या है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है, प्री ऑपरेटिव बाथिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को बाथिंग से प्री ऑपरेशन से पहले बाथिंग देना, ये क्या है, गलत। ठीक है, दूसरा अप्लाइंग हीट यूजिंग टैपिड वाटर टू द पेल्विक और रेक्टल एरिया, जो पेल्विक और रेक्टल एरिया पर है वो टैपिड वाटर का यूज किया जाता है और उसको हीट अप्लाई की जाती है। इसको होल्ड रखते हैं, सही है गलत है पता नहीं है। बाथिंग इन द सिटिंग पोजीशन, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को क्या देना है, बाथ प्रोवाइड करना है। ठीक है, बात ये सिट्स बाथ जो है सिटिंग पोजीशन में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बाथिंग से संबंधित नहीं है। ये सिट्स बाथ पर्टिकुलर किसी उसके लिए दिया जा रहा है, जैसे कोई हेमरॉइड्स है उसके लिए दिया जा रहा है, ना कि हमें जो रेगुलर जो बात किया जाता है उस वो। ठीक है, फॉर्मेंटेशन ऑफ द नी जॉइंट, नी जॉइंट से कोई मतलब नहीं है हमारा, कोई फॉर्मेंटेशन हमें यहाँ करना नहीं है। ठीक है, गलत। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, अप्लाइंग हीट यूजिंग टैपिड वाटर टू द पेल्विक और रेक्टल एरिया। मैंने बताया था कि रेक्टल एरिया और पेल्विक एरिया को टैपिड वाटर के द्वारा हीट अप्लाई किया जाना, यानी राइट आंसर आपका क्या हुआ, बी। क्या हुआ राइट आंसर आपका, बी। ठीक है, इस बार समझ में आ गया कि अप्लाई हीट यूजिंग टैपिड वाटर टू द पेल्विक और रेक्टल एरिया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका क्या है, बी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिट्ज बाथ should not be given to patient during first 24 hour of hemorrhagectomy because it may be possibility of, जो सिट्ज बात है वो हेमरेडेक्टोमी के पहले 24 घंटे के दौरान पेशेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पेशेंट को क्या हुआ है, पेशेंट को क्या हुआ है, हेमरेडेक्टोमी, यानी उसको ऑपरेशन हुआ है किसका, हेमरॉइड्स का। ठीक है, उसको सिट्ज बाथ देना होता है, लेकिन सिट्ज बाथ कब नहीं देना होता है, पहले 24 घंटे के दौरान हमें उसको सिट्ज बाथ नहीं देना है। क्या है, नहीं देना चाहिए।
तो इसकी वजह क्यों नहीं देना चाहिए, किसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो पहला इन्फेक्शन, भाई सिट्स बार देंगे, इन्फेक्शन, हेमरेज, एब्सेस फॉर्मेशन, डिले वुंड हीलिंग। ठीक है, अगर हम पहले देंगे, देखो डिले वुंड हीलिंग, ठीक है, ये हीलिंग से कोई वो नहीं है। एब्सेस फॉर्मेशन, इन्फेक्शन, ये सभी क्या है, गलत। यहाँ पर क्या है, अगर हम 24 आवर के पहले हम उसको सिट्स बाथ देते हैं तो हेमरेज के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो लाइगेशन किया गया है या जो भी स्टिच लगाए गए हैं वो क्या होते हैं, वो अगर हम उसको स्टिच बांध देंगे तो वहां से वो रिमूव होने के चांसेस रहते हैं, और रिमूव हो जाएंगे तो वहां से क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी हेमरेजिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर आप हमारा क्या जाएगा, हेमरेज। तो आंसर की तरफ चलते हैं, देखिए क्या है इसका आंसर। ठीक है, हेमरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमरॉइड्स रिजल्ट फ्रॉम, हेमरॉइड्स रिजल्ट्स फ्रॉम, हेमरॉइड्स होते किससे हैं, तो इसमें है आपका कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, एक्सरसाइज है, हाई फाइबर डाइट है। देखिए हाई फाइबर डाइट हम उसको एडवाइज करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा हाई फाइबर डाइट खाइए, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको हेमरॉइड्स नहीं होंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो इसका तो इससे तो हेमरॉइड्स होते नहीं है। दूसरा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी वैसे ही अच्छी रहती है, तो इससे भी नहीं होंगे। डायरिया, डायरिया में तो क्या है कि स्टूल को स्ट्रेनिंग होती नहीं है, कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं है। मेन जो कॉज होगा इसका कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी राइट आंसर आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मेलेना एज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मेलेना एज क्या है, ठीक है, और इसमें क्या है, ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल। ब्लड इन वॉमिट्स आप सभी जानते हैं, क्या होता है ब्लड इन वॉमिट्स, हेमेटेमेसिस, स्पुटम में फ्रेश ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैंने आपको सभी को बता दिया, रेक्टल ब्लीडिंग होती है, एक्सट्रीम इचिंग होती है, और पेनफुल बाउल मूवमेंट्स होते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हेमरॉइड्स टॉपिक जो है आपका खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल का नाम है आपका चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक के साथ फिर हम कल आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, और ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ये है आपका चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, शेयर